हाँ तो हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज का क्लास बायोलॉजी का क्लास है और वो भी है जनन चैप्टर से, ठीक है। और इस क्लास में आप जितने भी बायोलॉजी से जनन चैप्टर का है सारे क्वेश्चन का मैं जो है वीवीआई जो है ये वीडियो है, ठीक है। यदि आप इसको देख लेते हैं, इसको अच्छा से आप समझ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको जो है बायोलॉजी में जो जनन चैप्टर से है उसमें कोई मतलब टॉपिक में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको इसको अच्छा से समझ लेना है और एक कॉपी कलम आराम से ले लेना है और उसमें वीवीआई जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ इसको अच्छा से कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहली क्वेश्चन है कि मेरे पास जनन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। जनन से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपली आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, ठीक है। अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, ठीक है। हम जैसे मान लीजिए हम हैं और हम अपने जैसे कि मतलब ये नहीं कि सारा चीज़ कि हम जैसे मनुष्य एक मनुष्य को जन्म देते हैं, ठीक है। जनन कहलाता है। और जनन और प्रजनन ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जनन या प्रजनन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं। जो होता है जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो देखिए अलैंगिक जनन में जो मतलब जनन होता है उसमें होता है जैसे कि अंडे है ना, अंडे हो गया है, ये सारे जो होगा जैसे कि उसमें अलैंगिक। यदि पूछेगा क्वेश्चन कि अंडे है ना किस जनन में आता है तो अलैंगिक जनन में। और एक होता है कि लैंगिक जनन, ठीक है। एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें जो होता है जैसे शिशु का जन्म होता है, पूछेगा क्वेश्चन कि शिशु का जन्म है ना कौन सा जनन है तो ये लैंगिक जनन है, लैंगिक, ठीक है। जनन दो प्रकार के लैंगिक और अलैंगिक याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि मानव में वृषण का क्या कार्य है। देखिए मानव में वृषण अर्थात हाइड्रोसिन है, ठीक है। मानव यानी कि हाइड्रोसिन जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। तो मानव में जो होता है वृषण यानी कि एक अंडाकार होता है, एक थैलीनुमा होता है, उसमें दो गोलाकार अंडे जैसे होते हैं और उसी में जो होता है मनुष्य का जो होता है शुक्राणु बनता है और उसी में जो होता है मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। इतना लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम वृषण समझ गए। मानव में वृषण क्या है। मानव में वृषण एक थैलानुमा जो होता है और उसके बाद उसमें दो गोलाकार अंडे होते हैं, अंडाकार दो गोलाकार होते हैं और उसके बाद उसमें जो होता है मूत्र का निर्माण होता है और उसी में क्या होता है मूत्र का निर्माण और उसके बाद उसमें शुक्राणु का निर्माण। देखिए ये शुक्राणु उसमें क्यों होता है, ये शुक्राणु उसमें क्यों होता है क्योंकि देखिए शुक्राणु जो होता है ना जैसे कि हाई टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं करता है, उसका जो जीवाणु होता है वो मर जाते हैं। उससे क्या होता है हमारे शरीर के जो बाहर क्या एक थैलानुमा उसको बनाया जाता है ताकि वो टेम्परेचर वो उतना सह सके, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निषेचन क्या है, ये कितने प्रकार की होते हैं। निषेचन मैंने क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन मैंने क्या होता है कि पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु दोनों को संलग्न को क्या करते हैं, निषेचन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि पुरुष का शुक्राणु, पुरुष में शुक्राणु होता है और मादा का अंडाणु दोनों आपस में संलग्न करता है तो उसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन दो प्रकार के होते हैं। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। निषेचन दो प्रकार के होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है और एक बाह्य निषेचन होता है। बाहरी निषेचन, आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि जैसे मनुष्य हम लोग जो होता है जैसे गाय भैंस बकरी ये सब आंतरिक निषेचन करते हैं। आंतरिक में क्या, दो लोगों को या दो जीवों को मिलना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं आंतरिक निषेचन। और एक कहता है बाह्य निषेचन। जैसे बाह्य निषेचन में से मछली हो गया, मेढक हो गया, बाहरी निषेचन करता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए कि कोई पुरुष है ना, नर मछली है और ये मादा मछली है। जैसे नर मछली अपना मुंह के जरिए स्पर्म निकालते हैं और ये मादा मछली क्या होता है उसको वो मतलब अपने शरीर के अंदर वो समा लेते हैं और उससे अंडे का निर्माण होता है, ठीक है, ये होता है। चलिए हम इसको समझ गए। अब बात हम करेंगे जीव जनन क्यों करते हैं। देखिए जीव जनन क्यों करते हैं, जीव जनन इसलिए करते हैं ताकि अपने जो होता है ना वो अपने जैसे कि उसका जो जैसे मान लीजिए कोई जीव जनन करते हैं ना वो अपने जो होता है ना यानी कि जो संख्या उनका जो मतलब होता है एक प्रजाति है उसको कायम रखने के लिए, ठीक है। जीव जनन क्यों करते हैं, अपने
प्रजाति को कायम करने रखने के लिए, ठीक है, ताकि उसका प्रजाति भी इस दुनिया में रहे, ठीक है, इसलिए जीव जनन करते हैं। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि द्विखंड जनन किस में होता है, द्विखंडन जनन किस में होता है। द्विखंडन जनन होता है अमीबा में, ठीक है, याद रखिएगा, द्विखंडन जनन किस में होता है, अमीबा में। अच्छा, द्विखंडन जनन अमीबा में क्यों होता है? अमीबा जो होता है ना, अमीबा जान आप लोग को पता होगा कि अमीबा क्या है। अमीबा जो होता है ना, एक सरल प्राणी संपोषी जीव है, ठीक है, उसका कोई मुंह नामक कोई संरचना नहीं होती है, वो अपना भोजन किसी भी सतह से कहीं से भी कर लेता है, ठीक है, ये समझ गए। और अमीबा का जो भोजन होता है वो कुटपाद की सहायता से। ये क्वेश्चन तो पूछता है कि अमीबा का भोजन क्या है, तो अमीबा का भोजन क्या है, कुटपाद। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा अमीबा है, ठीक है, एक कोई बड़ा सा अमीबा है। अब मान लीजिए कि अमीबा क्या होगा, ये यहाँ से मतलब जो टूटने लगता है, ठीक है, और यहाँ से टूट जाता है, एक बड़ा सा अमीबा है और यहाँ टूट जाता है, और ये जो एक अलग हो जाता है और वो अलग हो जाता है, इस प्रकार से उसका जनन होता है, ठीक है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुखंडन जनन किस में होता है। देखिए बहुखंडन जो होता है मलेरिया परजीवी में होता है। याद रखिएगा कि बहुखंडन जनन किस में होता है, तो मलेरिया परजीवी में होता है। देखिए बहुखंडन मतलब मलेरिया परजीवी मतलब क्या होता है, एक जीव है जो कहीं भी मतलब वो उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। याद रखना है सिर्फ इतना कि बहुखंडन जनन किस में होता है, तो मलेरिया परजीवी में होता है, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यौवना आरंभ के समय लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होती है। लड़कियों की बात करें, यौवना आरंभ यानी कि टीन एज, ठीक है, टीन एज किसको कहते हैं, यानी कि 13 से लेकर ये 19 के बीच का जो उम्र होता है ना, उसको क्या कहते हैं, टीन एज। टीन यानी कि 13 और ये 19 दोनों के इसको क्या कहते हैं, टीन एज कहते हैं, ठीक है, टीन एज इसको कहते हैं, टीन एज, ठीक है। आप समझ गए, 13 से लेकर 19 के बीच का उम्र को क्या कहते हैं, टीन एज। अब कहते हैं यौवना आरंभ के समय लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होती है। तो आपको लिखना कैसे है आंसर में कि यौवना आरंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होती है, ठीक है। पहला, जैसे कि उसकी अचानक हाइट में जो होता है लंबाई में वृद्धि होने लगती है, ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा में क्या होता है कि उसका जो त्वचा होता है ना, तेलिया हो जाता है। तेलिया का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लड़की या चाहे लड़का को देखे होंगे कि मुंह में फुंसी वगैरह हो जाता है, ठीक है, ये त्वचा तेलिया होने के कारण होता है, ठीक है। अब ये फिर हम बोलेंगे तीसरा में क्या होता है कि उसमें एक मासिक धर्म होने लगते हैं, ठीक है, मासिक धर्म होने लगते हैं। फिर चौथा बात करें कि उसका स्तन जो होता है, जिसमें दूध बच्चे को मतलब पिलाते हैं, ठीक है, पिला दिए, तो वो जो होता है बड़े होने लगते हैं और वो जो होता है वो हल्का गाढ़े रंग के होने लगते हैं, ठीक है। अब चौथा की बात करें कि इसमें मासिक धर्म होने लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मतलब आपको लिख देना है। पहला क्या है कि पहला जो होता है अचानक से लंबाई में वृद्धि होने लगती है, त्वचा तेलिया होने लगते हैं, और फिर उसके बाद मासिक धर्म होने लगते हैं, और उसके बाद उसकी आवाज़ जो होता है हल्का परिवर्तन हो जाता है, फिर उसके स्तन बढ़ने लगते हैं या गाढ़े रंग के होने लगते हैं, ठीक है। फिर हम जैसे कि इसी में हम देखेंगे कि कभी पूछेगा कि लड़कों में क्या, ये तो लड़की की था, लड़कों में क्या परिवर्तन था। लड़कों में भी सेम परिवर्तन होता है, आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है, लंबाई में परिवर्तन होने लगता है, वृद्धि होने लगता है, और स्वप्न दोष होने लगती है, और मोछे दाढ़ें आने लगती है। और बस ये इस तरह से 4-5 पॉइंट लिख देना, बस हो गया, ठीक है। हम फिर अगला बात करें कि रजु धर्म की अवधि कितने दिनों की होती है। रजु धर्म की अवधि जो होता है ना, 2 से 8 के बीच होता है, ठीक है। ये स्त्रियों में रजु धर्म होता है, और रजु धर्म 2 से लेकर 8 के बीच जो होता है रजु धर्म होता है, ठीक है, इसका अवधि काल। फिर मेरा क्वेश्चन है कि गुणसूत्र की संख्या मानव में होता है। तो देखिए गुणसूत्र जो होता है ना, 23 जोड़ी है ना, 23 जोड़ी या कहें तो 46, ठीक है, 23 जोड़ी या 46, ठीक है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 23 जोड़ी या 46 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो 100% आता ही है। और उसके बाद देखिए पुरुषों में जो है XY गुणसूत्र पाया जाता है और स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस जीव में पूर्ण जनन होता है। देखिए पूर्ण जनन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि पूर्ण जनन किस में होता है, तो ये हाइड्रा में होता है। पूर्ण जनन किस में होता है, हाइड्रा, ठीक है। पूर्ण जनन किस में होता है, हाइड्रा में होता है, हाइड्रा, ठीक है। पूर्ण जनन किस में होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। पूर्ण जनन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। भ्रूण हत्या का मतलब क्या होता है कि माँ के गर्भ में शिशु को मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है, ठीक है। माँ के गर्भ में शिशु को हत्या कर देना भ्रूण हत्या कहलाता है, ठीक है। और ये देखिए भ्रूण हत्या, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई औरत है ना, कोई माँ है, या जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि उसमें क्या होता है, वो चाहती है कि लड़का हो, ठीक है। तो वो अल्ट्रासाउंड करा के चेक करा के और उसमें मतलब उसके गर्भ में
लड़की होती है तो उसको भ्रूण हत्या करवा लेते हैं। ये तो एक फर्स्ट केस हो गया। और सेकेंड केस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और जो रिलेशनशिप जो फिजिकल होते हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं कि उसको जो है ना, जैसे मान लीजिए उसके घर में, जैसे मान लीजिए कि कभी जैसे कि बच्चे हो जाए मतलब ठहर जाते हैं, तो उसको क्या करता है कि वो उसको बच्चे को मतलब घर में ही उसको मार देता है। ये भी एक मतलब दूसरा केस होता है, ठीक है। तो फिर अपना अपना माध्यम से जो भ्रूण हत्या करते हैं वो करते तो हैं, ठीक है। तो ये भ्रूण हत्या हमको लिखना है कि माँ के गर्भ में बच्चे को हत्या कर देना भ्रूण हत्या कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईस्ट में मुकुलन विधि। हाँ देखिए ईस्ट में जो होता है ना मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ईस्ट में ये क्वेश्चन याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ईस्ट में कैसा जनन होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक है। ईस्ट में कैसा जनन होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक है। अच्छा से याद करिएगा। फिर अगला करा क्वेश्चन कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। इससे पहले हम बताएं शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, आप लोग को पता हो गया होगा कि शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ पे, वृषण में होता है, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, वृषण, ठीक। अब फिर हम बात करेंगे कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो देखिए पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो ये अंडाशय, ठीक है। अंडाशय जो होता है, पुष्प का जो अंडाशय भाग होता है वो फल बन जाता है, ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय बनता है, ठीक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। कोशिका के केंद्र में, यानी कि कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं गुणसूत्र, ठीक है। कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और किन्हीं को डाउट होगा इस सारे क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन है, किन्हीं को यदि डाउट होगा तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो। और इससे पहले मैं लाइव भी आया था, ठीक है, इसी क्लास का लाइव आप देखे होंगे जो है ना, उसमें लाइव में होगा, इस सारे क्वेश्चन को मैंने पढ़ाए थे उसमें भी, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो फिर से दोहरा करके आप पीछा करके वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये बायोलॉजी का जो जनन चैप्टर से इतना सारे क्वेश्चन है, और ढेर सारे क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर से ये वीडियो इस तरह से वीडियो आप देख सकते हैं। और अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, है कि नहीं। अच्छा से पढ़िए और मस्त से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। थैंक यू सो मच, ठीक है।